Today we are going to start with new chapter, that is accounting for GST. The very first is meaning of GST. GST means goods and services tax. GST is an indirect tax on supply of goods and services. ये एक indirect tax है. हमारे पास दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट होता है वो शेयर नहीं होता किसी के साथ, लाइक इनकम टैक्स. जिसके ऊपर चार्ज होगा बस वही पे करेगा. बट इनडायरेक्ट टैक्स शेयर हो जाता है. जैसे हम गुड्स लेकर आते हैं तो उसकी जो पीछे प्राइस लिखा जाता है वहाँ लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लाइक GST. नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लेविंग टैक्स. लेविंग का मतलब होता है चार्ज. GST में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये गुड्स है या सर्विसेज है. हर किसी के ऊपर टैक्स ज़रूर लगेगा. टैक्स इज लेविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. GST एक्ट के नीचे जो रेट है वो गिवन है, तो हम उसी रेट्स के अकॉर्डिंगली जो टैक्स है वो चार्ज करते हैं. वन नेशन वन टैक्स इज लेविड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कंजप्शन. GST का स्टार्ट करने का यही लॉजिक था कि वन कंट्री वन टैक्स हो. सो GST जो है वो हर एक गुड्स पे लगेगी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू फाइनल, और एक ही बार टैक्स लगेगा जितना भी रेट प्रिस्क्राइब्ड होगा. एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे GST ऑन हिज आउटपुट एंड इंटाइटल्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिटेड फॉर द टैक्स पेड ऑन इट्स इनपुट. हर एक जो इंडिविजुअल है वो ये देखेगा कि उसने कितना आउटपुट जो है वो कलेक्ट किया, कितना उसने टैक्स जो है वो इनपुट किया. उसके बाद जो अल्टीमेटली अमाउंट है वो सेटल होगी. ये हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे. Practically, it is a tax on value addition only and it is a varied form of VAT. लाइक कि वैट की तरह ही है, थोड़ा सा उसमें से अलग है. जैसे जैसे कोई गुड के ऊपर वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे उसके अकॉर्डिंगली हम जो टैक्स है वो चार्ज करेंगे. जैसे वैट में होता था, रॉ मटेरियल का अपना कॉस्ट होगा, अपनी वैल्यू होगी, फिनिश प्रोडक्ट की अपनी होगी. द अल्टीमेट बर्डन ऑफ GST विल बी बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर. जो फाइनल कंज्यूमर है, मतलब जिसने गुड्स खरीद के इसको यूज़ कर लेना है, बर्डन डायरेक्ट उसके ऊपर है क्योंकि अल्टीमेटली उसने ही वो टैक्स पे करना है. इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ये कॉम्प्रीहेंसिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होके निकलता है. एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन का मतलब है जो इसका फाइनल कंज्यूमर होगा उसके ऊपर इस टैक्स का बर्डन आएगा. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST. द वेरी फर्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे सबको ही पता है कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ये जो इसका बर्डन है वो शेयर हो जाता है फ्रॉम द ट्रेडर टू कंज्यूमर. डेस्टिनेशन बेस्ड सेकंड पॉइंट, जो GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन का मतलब है जिस जगह में ये प्रोडक्ट बन रहा है उस जगह के अकॉर्डिंगली जो उसमें टैक्स है वो लेविड होगा, चार्ज किया जाएगा. डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड इफ़ दे आर कंज्यूम विद इन द कंट्री. कि हर एक गुड के ऊपर टैक्स लगेगा अगर वो कंट्री के अंदर ही इस्तेमाल हो रही हैं. दैट इज़ वाई एक्सपोर्ट्स आर एग्जम्प्टेड. इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इंडिया में एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता. ठीक है, जो बाहर से इंडिया में आएंगे उसके ऊपर टैक्स ज़रूर होगा, बट इंडिया वाली जब बाहर भेजेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा. बट अगर आपने गुड्स बनाई हैं और वो विद इन इंडिया ही यूज़ हो रही है, फिर जो वो टैक्स है वो चार्ज होगा. फाइन. Then it is dual tax system. India has federal system in which central government and the state government or union territories simultaneously levy tax on every supply of goods and services, और both. Dual का मतलब होता है टू. जो GST है इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है या यूनियन टेरिटरी का हिस्सा होता है जितनी भी गुड्स या सर्विसेज को हम सप्लाई करते हैं. फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट. अगर हम विद इन द स्टेट ही अप्लाई कर रहे हैं, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो CGST और SGST लगेगा या UGST लगेगा. और अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं कि अपनी स्टेट के बाहर जाके गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो IGST लगेगा. ठीक है. सो अगर गुड्स और सर्विसेज हम विद इन द स्टेट दे रहे हैं तो हम बात करेंगे CGST, SGST या UGST की. और अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात करें तो टैक्स जो लगेगा वो होगा IGST. अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सभी प्रैक्टिकल करेंगे तब ये हमें ज़्यादा क्लियर होगा. देन GST पेड इज़ नॉट कॉस्ट. ये नहीं मानना चाहिए कि जो टैक्स हमने पे किया वो हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में हमें रिकवर हो ही जाना है. GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अ कॉस्ट टू अ बायर, रेदर इट इज़ एन एसेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ.
आज हमने टैक्स पे किया है, जब एक सेलर ने गुड्स खरीदी तो उसने टैक्स दिया, बट जब वही सेलर आगे अपने कस्टमर को गुड्स बेचेगा तब उसे वो टैक्स कलेक्ट करेगा। फिर वो ये देखेगा कि उसने कितना टैक्स दिया था, उसको मिला कितना टैक्स है, और वो जो है अमाउंट को आपस में सेटल कर लेगा। सो वो खर्चा नहीं है, वो फ्यूचर में तो आपने पूरा कर ही लेना है। नेक्स्ट इज जीएसटी कलेक्टेड इज़ नॉट इनकम। फिर जीएसटी हमारे लिए इनकम भी नहीं है। जैसे हमने कितना टैक्स दिया, हमें मिला कितना, अगर आपने ज़्यादा जो है आपको मिला है और आपने कम दिया था तो जितना भी सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट में चले जाएगा। और अगर इसका रिवर्स है कि आपने पे ज़्यादा किया, आपको मिला कम है, तो आप बैलेंस रख ले, अगले साल वो बैलेंस जो है वो पूरा कर लेना। सो ना ही हमारे लिए खर्चा है, ना ही हमारे लिए इनकम है। इन केस अगर हमें टैक्स की अमाउंट ज़्यादा मिल गई है तब हम टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे जितना हमें ज़्यादा मिला, और अगर हमारा खुद का ही खर्चा टैक्स पूरा नहीं हो रहा तो हम उसको संभाल के रखेंगे। नेक्स्ट ईयर जब हम गुड्स बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तो उसमें से हम इसको पूरा कर लेंगे। देन इट इज़ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी कंपल्सरी है, स्पेशली उन कंपनीज़ के लिए जिनकी साल की एनुअल टर्नओवर है 20 लैक्स। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ ये कंडीशन है 10 लाख की। सो जिस कंपनी की एनुअल टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में, उनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है अंडर द जीएसटी एक्ट 2017। बट इसके अलावा जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलेंट्री भी है। अगर कोई और कंपनी जो है वो टैक्स पे करना चाहती है या अपना कैलकुलेट करना चाहती है तो उसकी अपनी विश है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम टैक्स देते तो ये नहीं कि हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल बन रही है, बट स्टिल हमने इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, उसका हमें रिटर्न मिलता है। क्लियर है? सो ऐसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जिनकी एनुअल टर्नओवर साल की टोटल इनकम जो है 20 लाख या 10 लाख से अक्रॉस करती है, और जिनकी नहीं है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स रेट अक्रॉस स्टेट। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जो जीएसटी के रेट है बिल्कुल सेम है। अगर आप पंजाब की बात करें या आप महाराष्ट्र की बात कर लें या आप असम की बात कर लें, तो जीएसटी का पूरी कंट्री में एक ही एक्ट चल रहा है, जीएसटी एक्ट 2017। जो एक स्टेट में उसका टैक्स लगेगा दूसरी स्टेट में भी वही होगा, क्योंकि इसका मोटो ही यही है, वन कंट्री वन टैक्स। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जिसमें मेजॉरिटी सेंट्रल और स्टेट टैक्स जितने भी है स्टेट टैक्स वो इकट्ठे हो जाते हैं। जीएसटी में सभी टैक्स हम कंबाइन कर देते हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो या और भी कितने टैक्स हैं, क्योंकि मेन यही था वन कंट्री वन टैक्स हो। इसके नीचे ही सारी जो टैक्सेस है वो कवर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देन इट इज़ डिफरेंशियल टैक्स रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगते हैं। टोटल आपको जीएसटी एक्ट के नीचे 4 रेट गिवन है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, कई स्पेशल गुड्स के केस में ये 3% भी है, लाइक ज्वेलरी एंड डायमंड। और बाकी गुड्स बेसिक नेसेसिटीज़ वाली गुड्स हैं, लाइक मिल्क, बटर, सॉल्ट, फ्लोर, एग्स, प्रिंटेड बुक, इनके ऊपर 0% टैक्स है। मैक्सिमम जो रेट है वो जीएसटी में 28 है, प्लस सेस, एजुकेशनल सेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सर्टेन गुड्स लाइक लग्जेरियस कार, टबैको, इनके ऊपर भी मैक्सिमम रेट चार्ज होगा। एक्सपोर्ट एंड सप्लाइज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन ट्रीटेड एज ज़ीरो। एक सेज एरिया होता है, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया होता है उसको हम सेज एरिया बोलते हैं। उस स्टेट की डेवलपमेंट करवाने के लिए या उस एरिया की डेवलपमेंट करवाने के लिए वहाँ भी टैक्स का जो रेट है वो ज़ीरो रखा गया है। क्लियर है? और एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। Last is input tax credit. The supplier has to pay GST on the goods and services delivered, but he is entitled to deduct the GST paid at the time of input from the GST collected on the goods sold and services rendered. द बैलेंस ऑफ टैक्स इज़ पेबल बाय द बायर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जितना टैक्स एक सप्लायर ने दिया है और जितना उसको मिला है वो आपस में इसको सेट ऑफ कर सकता है, और अगर उसका टैक्स ज़्यादा उसने कलेक्ट कर लिया तो बाकी वो गवर्नमेंट को दे दे, और अगर उसका खुद का ही टैक्स पूरा नहीं हो रहा तो वो बैलेंस आगे फॉरवर्ड कर ले, फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर जो है वो अपना टैक्स की अमाउंट पूरा कर सकता है। देन इट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब होता है? बेसिकली जीएसटी अभी तक हमने यही पढ़ा कि पूरी कंट्री में एक टैक्स चलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है।
रेट जो ऑलरेडी मैंशनड है, 5 रेट हमें गिवन है, उसी के बीच में ये चार्ज होगा। इंडिया में किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें तो टैक्स का रेट नहीं बदलेगा। द वेरी फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स अक्रॉस ऑल स्टेट। हर एक स्टेट में टैक्स का रेट सेम है, तभी वो मोटो पूरा होगा, वन नेशन वन टैक्स। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, अब सबको पता है कि एक ही टैक्स लगना है, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स आपको सेपरेटली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सेल टैक्स, वैट, अलग अलग नहीं करना, भी एक ही टैक्स लगेगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा बिजनेस करना। देन इट इज़ अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स। पहले क्या होता था कि एक ही गुड्स के ऊपर बार बार टैक्स लगता था, कभी एक्साइज लग गया, कभी वैट लग गया, कभी सेल्स लग गया, कभी कस्टम लग गया, तो गुड्स की वैल्यू भी बहुत इंक्रीज़ हो जाती थी और उसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल होता था। बट अब जीएसटी आ गया, इसने ये सभी इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। अब एक ही बारी टैक्स लगेगा, दैट इज़ सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट अब नहीं होगा। कास्केडिंग का मतलब होता है जब एक ही गुड्स के ऊपर बार बार टैक्स लगता है, बट जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स, एक ही बारी टैक्स लगेगा। देन नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कलेक्टिंग वेरियस टैक्सेस। पहले हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, एक्साइज टैक्स के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस के लिए सर्विस डिपार्टमेंट, बट अब सभी वो डिफ़िकल्टी लेवल ख़त्म हो गया। अब एक ही टैक्स होगा जीएसटी, और वो भी हम ऑनलाइन ही डिपॉजिट करवाते हैं। इसका कोई ऑफिस में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाना है। एक ही टैक्स है, वो भी आपने ऑनलाइन जमा करवा देना है, तो इससे हमारा जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग अनबाइस्ड टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमारा कैसा बिजनेस प्रोसेस है, हमारा कैसा बिजनेस मॉडल है, हमारी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, हम कौन सी एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ गुड्स गिवन है, वो पूरी कंट्री के लिए सेम है। नेक्स्ट इज़ बेटर टैक्स मैनेजमेंट। अब जितने भी जीएसटी जो है वो टैक्स होता है वो ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होता है। सो इसमें जो है बेटर टैक्स मैनेजमेंट होगी, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। टैक्स एविएशन मतलब टैक्स चोरी करने का जो चांसेस है वो ख़त्म हो गए, सब कुछ वहीं सेटल होगा, सब कुछ पता लगता रहेगा एक सप्लायर ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना उसने डिपॉजिट कराया, कितना उसके पास सरप्लस है या कितना उसका डेफिसिट है। देन इट इज़ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड। अल्टीमेटली जो गुड की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था एक ही गुड के ऊपर कितने टैक्स लगते थे, तो अल्टीमेटली जब वो कंज्यूमर तक पहुंचता था उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो जाती थी और वो हमें बहुत महंगा लगता था। बट अब जीएसटी आ गया, एक ही बारी टैक्स लगना है, तो जो गुड्स है वो हमें थोड़ी चीपर लगेंगी, थोड़ी सस्ती लगेंगी एज़ कम्पेयर टू जो हमें पहले मिलती थी, क्योंकि अब डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस के जो चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्लियर है, इसकी वजह से जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूवमेंट इन जीडीपी। जीएसटी की आने की वजह से जो ओरिजिनल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि अब जो है एक ही टैक्स लगना है, तो जो कंपनीज है वो बेटर प्रोडक्ट बनाती है, सो दैट कि वो कस्टमर में ज़्यादा पॉपुलर हो। और जितना भी टैक्स होगा वो ऑनलाइन ही डिपॉजिट होना है और एक ही जगह जाके सारा डिपॉजिट करवाना है, तो सरकार के पास टैक्स कलेक्ट ज़्यादा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि सेल्स ज़्यादा होंगी। अगर सेल्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा टैक्स आएगा, तो ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज़ होगी और कंट्री की प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। देन लास्ट इज़ अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम देखें तो ज़्यादा तौर पे फॉरेन की कंट्रीज़ इसलिए इंडिया में नहीं आती थी क्योंकि यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत अलग है। जिस कंट्री में अगर वो आएगी उसका अगर टैक्स स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल होगा तो उनको समझ ही नहीं लगता कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करना है। बट जीएसटी के आने के बाद ये सभी जो हिंड्रेंसेस ये मुश्किलें थी ये सभी ख़त्म हो गई, क्योंकि जीएसटी वन कंट्री वन टैक्स के मोटो को लेकर आया। बहुत ईजी है, सिंपल, आपको 5 रेट गिवन है, आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट या कंपनी कौन सी रेट के अंदर जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर लेना है। बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म हो गए। सो ये फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे उसको एक अच्छी प्लेस देख सकते हैं और वो अट्रैक्ट भी कर रहा है। और काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ जो है जीएसटी के आने के बाद इंडिया में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। देख सकते हैं कि आपके पास 3 मेन क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर सप्लायर और कस्टमर एक ही स्टेट के हैं, जैसे पंजाब में ही हमने गुड्स को बेचना है, पंजाब में ही हमने गुड्स को बनाना है, तो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर सप्लायर और जो बायर है वो विद इन द स्टेट ही है।
और अगर सप्लायर किसी और स्टेट का है, बायर है किसी और स्टेट का है, तो जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में 12% गिवन है तो 12 का मतलब यही होगा कि उसमें से 6 जो है, हाफ जो है वो सेंट्रल GST है और जो हाफ है वो स्टेट है, क्योंकि GST का जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाता है। हम ये प्रैक्टिकली सभी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे इसको कैसे करना है। फॉर द टाइम बिंग आप बस इतना देखें कि अगर सप्लायर और जो बायर है वो एक ही स्टेट से बिलोंग करता है तब हम CGST और SGST का इस्तेमाल करते हैं। बट इन केस अगर जो सप्लायर है और बायर है वो डिफरेंट स्टेट के हैं तो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेटेड GST, दैट इज़ IGST। Next is reverse charge mechanism. The purchases of certain goods and services has been placed under reverse charge mechanism. कुछ गुड्स और सर्विसेज को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर रखा गया है। रिवर्स चार्ज मीन द GST इज़ नॉट चार्ज बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इज़ पेड बाय द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई केसेस में जो सेलर है वो GST चार्ज नहीं कर सकता बायर से, बल्कि जो बायर है वो खुद जो है वो GST पे करेगा। Thus, the person selling the goods and services will not charge GST, but the person buying the goods will deposit the GST in the government account and claim it as input GST. अब जो इस केस में है, जो सेलर है वो बायर से जो GST चार्ज नहीं करेगा, बट जो खरीद रहा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाके जो टैक्स है वो जमा करवाएगा और वो अपना चार्ज जो है उसे क्लेम कर सकता है कि उसने इतना टैक्स पे किया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई टू द गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये कौन सी सिचुएशन में अप्लाई होता है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स को खरीद रहा है, या जो लॉयर की फ़ीस है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चार्ज होता है। पेमेंट मेड बाय द यूज़ ऑफ कॉपीराइट, अगर किसी ने कॉपीराइट यूज़ किया तो उसके लिए जो पेमेंट होती है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस, कमीशन एंड स्पॉन्सरशिप। सो ये सभी आइटम जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं। इसका जो टैक्स है हम वो सेलर को नहीं देते, डायरेक्ट जो बायर है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है और उसे अपना खर्चा दिखा देता है। नेक्स्ट इज टैक्स रेट अंडर GST। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि टोटल हमारे पास 5 रेट्स हैं, 5 स्लैब्स हैं, जिसके अंडर जो रेट है प्रिस्क्राइब है। आप देख सकते हैं 0 में एसेंशियल आइटम्स आती हैं, 5% में शुगर, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल, पैक्ड फूड, ग्रेन फूड, नट, सीरियल, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, कोल, प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा, ऐसी आइटम्स आती हैं। देन इट इज़ 12%, इसमें बटर, जैम, घी, जूस, आलमंड, कंडेंस्ड मिल्क, पिकल्स, बेवरेजेस, मोबाइल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी आता है। 18% में आता है। मैक्सिमम जो गुड्स हैं इसमें कवर होती हैं लाइक मशीनरी, फर्नीचर, आयरन, स्टील, हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, प्रिंटर, कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया। एंड लास्ट है 28%, जिसमें लग्जेरियस आइटम और टोबैको आता है लाइक TV, AC, मोबाइल, कार, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल गुड्स, पॉलिश, ड्रिंक्स एक्सेट्रा। क्लियर है? सो दीज आर द 5 रेट्स ऑफ GST। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST। एग्जम्प्टेड का मतलब होता है जिनके ऊपर GST चार्ज ही नहीं होता। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू UNO, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट, हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर एज कंसल्टेंसी नॉट मेडिसिन्स, एजुकेशनल सर्विसेज। सो ये जो 8 आइटम्स हैं इनके ऊपर GST चार्ज नहीं होता, ये एग्जम्प्टेड है, इनको माफ़ किया गया है। नेक्स्ट इज इनपुट GST पेड इज़ रिवर्स्ड क्रेडिटेड। अगर फॉलोइंग आइटम में GST पे किया गया है तो वो आपको वापस हो जाएगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे। परचेजेस रिटर्न होगी, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल, चैरिटी होगी, गिफ्ट हो गया, ड्राइंग्स होगी, लॉस्ट, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या रिटर्न ऑफ हो गया। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि GST चार्ज होगा ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने किसी को दान में दे दिया या हमने खुद यूज़ कर लिया या हमारा चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या रिटर्न हो गया, तो फिर तो हमने इसको बेचा ही नहीं है। जब बेचा ही नहीं तो GST नहीं लग सकता, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसिल, क्योंकि हमारी इनकम तो हुई ही नहीं। जब सोल ही नहीं किया, सेल ही नहीं किया, तो कैसे हम अपने उसको है GST चार्ज कर सकते हैं? सो फॉलोइंग आइटम में अगर बाई चांस आपने पहले इसमें टैक्स कैलकुलेट कर लिया है तो दोबारा हम उसको क्या कर लेंगे? रिवर्स। इसको हम बोलेंगे इनपुट GST इज़ रिवर्स्ड। And the last topic of this is
क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस कि हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 6 पॉइंट है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर तो हम विद इन द स्टेट ही लेन देन कर रहे हैं, सेलर और बायर एक ही स्टेट से बिलोंग करता है, और अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ करेंगे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। और अगर जो हमारा सेलर है वो किसी और स्टेट से बिलोंग करता है या बायर किसी और स्टेट से बिलोंग करता है, तब जो हम टैक्स देंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, अगर विद इन द स्टेट हम दे रहे हैं टैक्स तो सीजीएसटी, एसजीएसटी इनपुट, और अगर हम किसी और स्टेट में दे रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी। सिमिलरली अगर हमें टैक्स मिल रहा है तब हम आउटपुट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर बायर और सेलर सेम स्टेट के हैं और उनको टैक्स रिसीव हो रहा है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी करेंगे, और अगर बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट के हैं और टैक्स हम रिसीव करें तब हम वर्ड यूज़ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी। सो अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो इनपुट वर्ड यूज़ करना है, ये हमारे लिए खर्चा होगा फॉर द टाइम बिंग, और अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए आउटपुट वर्ड यूज़ करेंगे, और फॉर द टाइम बिंग ये हमारे लिए इनकम है। So this was about the theoretical part of chapter accounting for GST, in which we discussed the meaning, objective, nature, characteristic, classification, reverse mechanism and list of the GST given in GST Act.